नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट टॉपिक जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि आईपीआर इन इंडिया। आज के ग्लोबलाइज्ड और नॉलेज ड्राइवन इकोनॉमी में आईपीआर केवल कानून या लीगल प्रोविजन की बात नहीं है, ये एक्चुअली बैकबोन है इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ की। इंडिया ने पिछले 5 सालों में एक बहुत बड़ी जंप दिखाई है। ओवरऑल आईपी फाइलिंग्स में 44% की ग्रोथ और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन के अंदर 380% की जबरदस्त वृद्धि दिखाई है। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया अब अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज, मॉडर्न इनोवेशन और क्रिएटिव एसेट्स को सिस्टमेटिकली प्रोटेक्ट और मोनेटाइज करने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि इंडिया ने अपने आईपीआर इकोसिस्टम में पिछले कुछ सालों में कई रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे कि लीगल सिंप्लीफिकेशन, आईपी ऑफिस का डिजिटाइजेशन, ई फाइलिंग सिस्टम्स और अवेयरनेस कैंपेन्स। जीआई रजिस्ट्रेशन में खासकर बड़ी तेजी इसलिए आई है क्योंकि लोकल आर्टिसियंस, फार्मिंग कम्युनिटीज और एंटरप्रेन्योर्स को अब ये समझ आने लगा है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन और प्रीमियम प्राइस दोनों मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दार्जिलिंग टी, बासमती राइस या फिर ओडिशा का पत्र चित्ता पेंटिंग, ये सब प्रोडक्ट्स अब सिर्फ लोकल आइडेंटिटी नहीं है बल्कि लीगली प्रोटेक्टेड ग्लोबल ब्रांड्स हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि आईपी फाइलिंग बूम क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ने आईपी कानून और प्रोसीजर जो है उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले जो है पेटेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर 48 मंथ तक लगते थे, लेकिन अब इसे 31 मंथ कर दिया गया है। मैंडेटरी ई सबमिशन ने प्रोसेस को और इजी बना दिया है। सेकंड जो है मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन ने पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइन कर दिया है। आज 95% से ज़्यादा आईपी एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल होते हैं। थर्ड जो है, इंडिया ने अपने स्टैंडर्ड्स को ग्लोबली अलाइनमेंट में लाने के लिए लोकार्नो एग्रीमेंट स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हैं, जिससे डिज़ाइन और क्लासिफिकेशन जो है विपो स्टैंडर्ड्स से कंपेटेबल हैं। यहाँ पे विपो की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा फोर्थ जो है अवेयरनेस कैंपेन्स, जैसे कि सिप्रा प्रोग्राम, जिसमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आईपीआर एजुकेशन इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही नेशनल आईपी अवार्ड्स इनोवेटर्स को सेलिब्रेट करते हैं। और फिफ्थ जो है वो है कॉस्ट और टेक्नोलॉजी यूज। ऑनलाइन फाइलिंग्स पर 10% फी कंसेशन, एआई बेस्ड चैटबॉट्स, आईपी सारथी और डिजिटल डैशबोर्ड्स ने पूरे सिस्टम को एसेसेबल और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। दोस्तों, अब समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्चुअली होते क्या है। सिंपल शब्दों में आईपीआर वो लीगल राइट है जो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को उनकी क्रिएटिव और इनोवेटिव वर्क्स पर मिलते हैं। ये राइट्स उन्हें एक्सक्लूसिव अधिकार देते हैं कि वो अपनी क्रिएशन को यूज करें, कमर्शलाइज करें या लाइसेंस करें एक लिमिटेड टाइम तक। इंडिया में ब्रॉडली 8 टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स माने जाते हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं पेटेंट्स को। पेटेंट्स जो है किसी नई इनोवेशन के लिए दिए जाते हैं। इनोवेशन का मतलब है कोई ऐसा नया प्रोडक्ट, प्रोसेस या टेक्निक जो पहले कभी यूज नहीं हुई हो और जो सोसाइटी के लिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई साइंटिस्ट एक नई दवा बनाता है या कोई इंजीनियर एनर्जी एफिशिएंट इंजन डिजाइन करता है तो उसे पेटेंट प्रोटेक्शन मिल सकता है। पेटेंट मिलने के बाद इन्वेंटर्स को 20 साल तक एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं ताकि वो इन्वेंशन का इस्तेमाल और उसको कमर्शलाइज कर सके। दोस्तों, अब देखते हैं ट्रेडमार्क्स को। ट्रेडमार्क्स बेसिकली किसी ब्रांड की पहचान होती है। ये एक नाम, लोगो या स्लोगन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अमूल, टाटा, नाइके, ये सब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं। ट्रेडमार्क्स बिजनेस को आइडेंटिटी देता है और कंपटीटर्स से डिफरेंशिएट करता है। इसका प्रोटेक्शन 10 साल के लिए होता है, लेकिन इसे बार बार रिन्यू किया जा सकता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। डिजाइन प्रोटेक्शन ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स को सेफगार्ड करता है। मतलब अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को खास तरीके से डिजाइन करती है, जैसे कि मोबाइल फोन का यूनिक बॉडी शेप, कार के स्टाइलिश हेडलैम्प्स या कोई ज्वेलरी का पैटर्न, तो वो डिजाइन प्रोटेक्शन किया जा सकता है। ये प्रोटेक्शन 10 साल के लिए होता है और 5 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद आता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स जो है क्रिएटिव वर्क्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि बुक्स, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस टाइप से। अगर कोई लेखक किताब लिखता है या सिंगर कोई गाना कंपोज करता है या फिल्म मेकर कोई मूवी बनाता है तो कॉपीराइट ऑटोमेटिकली उस क्रिएटर्स को मिल जाता है। कॉपीराइट का ड्यूरेशन काफी लंबा होता है। ये क्रिएटर की लाइफ टाइम के साथ साथ 60 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स यानी कि जीआई टैक्स। जीआई उन गुड्स को दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से जुड़े हुए होते हैं और उनकी क्वालिटीज उसी जगह की वजह से होती है, जैसे कि दार्जिलिंग टी, बासमती राइस, कांचीपुरम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग्स। जीआई से
उस एरिया के फार्मर्स और आर्टिशियंस को प्रीमियम प्राइस मिलता है और कोई दूसरा उस नाम का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइंस, यानी कि SICLDs। ये प्रोटेक्शन उन कंपनीज या इंजीनियर्स को दिया जाता है जो सेमीकंडक्टर चिप्स और सर्किट लेआउट डिजाइन करते हैं। आज के डिजिटल एज में सर्किट्स हर डिवाइस का हिस्सा है, मोबाइल्स, लैपटॉप और यहां तक वॉशिंग मशीन तक। SICLD एक्ट 2000 के तहत ऐसे डिजाइन्स को 10 साल तक प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है जिसका कमर्शियल वैल्यू होता है और जो जनरल पब्लिक को पता नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला और गूगल का जो सर्च इंजन है उसकी एल्गोरिदम। ट्रेड सीक्रेट्स को कोई फॉर्मूला रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, बस कंपनी को ये एंश्योर करना होता है कि सीक्रेसी बनी रहे, और ये सीक्रेसी बनती है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स, NDAs। इनकी वजह से यहाँ पे NDA का मतलब है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स। जब तक सीक्रेसी मेंटेन्ड है तब तक जो है ट्रेड सीक्रेट्स लीगली प्रोटेक्टेड रहता है। उसके बाद आता है प्लांट वैरायटीज। प्लांट वैरायटीज और फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के तहत नई क्रॉप वैरायटीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर कोई साइंटिस्ट या किसान नई क्रॉप वैरायटी डेवलप करता है जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो या बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती हो, तो उसे एक्सक्लूसिव राइट्स मिल सकते हैं। इससे एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट किया जाता है। इसका प्रोटेक्शन पीरियड 6 से लेकर 18 साल तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि ये सब मैनेज कौन करता है। इंडिया में IPR की एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच डिवाइडेड है। पेटेंट और ट्रेडमार्क्स, इनको जो हैंडल करता है वो करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, यानी कि CGPDTM, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हैं वो भी इसी ऑफिस के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। उसके अलावा जो प्लांट वैरायटीज हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखता है अंडर द PPVFR अथॉरिटी। यहाँ पे PPVFR, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। सेमीकंडक्टर्स लेआउट डिजाइन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मैनेज करता है। कॉपीराइट्स जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT, इसके अंतर्गत कॉपीराइट ऑफिस हैंडल करता है। उसके अलावा GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये जो है GI रजिस्ट्री हैंडल करता है जो कि चेन्नई से मैनेज होती है। इस तरह हर प्रकार का IPR अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंडर आता है, जिससे जो है स्पेशलाइजेशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉसिबल हो पाती है। अब दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इनके पीछे स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स भी हैं जो क्रिएटर्स और इनोवेटर्स को प्रोटेक्शन देते हैं। हर IPR के लिए अलग अलग कानून और प्रोटेक्शन पीरियड्स निर्धारित किए गए हैं। इन सबको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट्स एक्ट 1970 की। इंडिया में पेटेंट्स को रेगुलेट करने वाला मुख्य कानून है पेटेंट्स एक्ट 1970। ये एक्ट इन्वेस्टर्स को उनकी खोज और इन्वेंशन पर एक्सक्लूसिव राइट्स देता है। मतलब अगर किसी साइंटिस्ट ने नई दवा बनाई है या इंजीनियर ने एक नया इंजन डिजाइन किया है तो उस इन्वेंशन को 20 साल तक प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस पीरियड के दौरान कोई और उस इन्वेंशन को बिना परमिशन यूज या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर कई फार्मा कंपनी अपनी दवाओं को पेटेंट कराती हैं ताकि उनकी जो रिसर्च कॉस्ट है वो रिकवर हो सके। उसके बाद आता है कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए दिया जाता है, जैसे कि बुक्स, म्यूजिक, फिल्म्स, फोटोग्राफी, सॉफ्टवेयर कोड्स। इस कानून के तहत प्रोटेक्शन मिलता है ऑथर की पूरी लाइफ टाइम के साथ साथ उसकी डेथ के बाद भी 60 साल तक। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट एक बिजनेस की पहचान प्रोटेक्ट करता है, जैसे नाम, लोगो, टैगलाइन। इसका प्रोटेक्शन 10 साल का होता है, लेकिन इसे बार बार रिन्यू किया जा सकता है। मतलब थ्योरेटिकली एक ट्रेडमार्क हमेशा के लिए चल सकता है जब तक ओनर रिन्यू करता रहे। एग्जाम्पल के तौर पर अमूल, टाटा, पार्ले जी, ये सब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं जो डिकेड्स से रिन्यू होते आ रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। GI एक्ट उन प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है जो किसी खास जगह से जुड़े होते हैं और जिनकी खासियत वहीं से आती है। प्रोटेक्शन पीरियड 10 साल का होता है और ये भी इंडिफिनाइट पीरियड तक रिन्यू किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर दार्जिलिंग टी, बासमती राइस, मधुबनी पेंटिंग्स, इन सभी को GI प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसका फायदा ये होता है कि कोई भी फेक प्रोडक्ट उसी नाम से मार्केट में नहीं आ सकता। उसके बाद आता है डिजाइन एक्ट 2000। डिजाइन एक्ट ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक डिजाइन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे एक खास ज्वेलरी डिजाइन, फर्नीचर शेप, मोबाइल फोन का बॉडी डिजाइन। इसका प्रोटेक्शन 10 साल तक मिल सकता है और फिर एक बार 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम 15 साल तक एक डिजाइन प्रोटेक्ट हो सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पर कई ऑटोमोबाइल्स कंपनी अपनी कार के यूनिक डिजाइन को प्रोटेक्ट करवाती हैं। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर्स इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 यानी कि SICLD एक्ट 2000। ये एक्ट उन लोगों के लिए है जो सेमीकंडक्टर चिप्स के सर्किट डिजाइन करते हैं। ये चिप्स हर मॉडर्न गैजेट्स में यूज होते हैं, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट टीवीज। इस एक्ट के तहत एक लेआउट डिजाइन को 10 साल तक प्रोटेक्शन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इंडियन कंपनी एक एफिशिएंट माइक्रोचिप डिजाइन करती है तो उसे SICLD एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन मिल सकती है। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 यानी कि PPVFR एक्ट 2001। ये एक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई साइंटिस्ट या किसान एक नई क्रॉप वैरायटी बनाता है जो ज्यादा प्रोडक्टिव या डिजीज रेजिस्टेंट है तो उसे 6 से 18 साल तक प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन पीरियड क्रॉप की टाइप पर डिपेंड करता है। एनुअल क्रॉप्स के लिए कम ड्यूरेशन होती है और पेरेनियल क्रॉप्स के लिए ज्यादा ड्यूरेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कई हाइब्रिड राइस और व्हीट वैरायटीज को PPVFR एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। उसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स के लिए इंडिया में कोई खास एक्ट नहीं है। ये जो है मेनली कॉमन कानून और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट होते हैं। मतलब अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाती है तो उस सीक्रेट फॉर्मूला या प्रोसेस को लीगली प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जब तक सीक्रेसी मेंटेन है तब तक ट्रेड सीक्रेट सेफ रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोका कोला के पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है और गूगल का जो सर्च इंजन है उसकी एक यूनिक एल्गोरिदम है। दोस्तों हमने लीगल फ्रेमवर्क्स को देख लिया है, अब हम देखेंगे चैलेंजेस को। सबसे पहला चैलेंज है लो R&D इन्वेस्टमेंट। इंडिया अभी सिर्फ 0.7% ऑफ GDP स्पेंड करता है R&D के ऊपर, जबकि साउथ कोरिया 4.8% ऑफ GDP और इजराइल जो 5.6% ऑफ GDP R&D के ऊपर खर्च करता है। दूसरा चैलेंज है पेटेंट डिस्प्यूट और एरोग्रीनिंग का। ये जो इशू है खासकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है। कई कंपनियां जो है एग्जिस्टिंग ड्रग्स को माइनर मॉडिफिकेशन के साथ रीपेटेंट करवाती हैं, जिससे जो उनकी मोनोपोली राइट्स हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं। लेकिन इंडिया का पेटेंट एक्ट और उसके अंदर सेक्शन 3D इस एवरग्रीनिंग को अलाउ नहीं करता। यही कारण है कि कई बार मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज और इंडियन गवर्नमेंट के बीच फ्रिक्शन पैदा होता है। और दोस्तों तीसरा जो इशू है वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का। इंडिया में अगर नेशनल इमरजेंसी हो तो गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कि कोई दूसरी कंपनी पेटेंटेड ड्रग को मैन्युफैक्चर करे बिना पेटेंट होल्डर की परमिशन के। पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज अक्सर इसको क्रिटिसाइज करते हैं। और दोस्तों जो फोर्थ चैलेंज है वो है IP फाइनेंसिंग। अभी भी इंडिया में IP को कोलेटरल एसेट की तरह ट्रीट करने की अवेयरनेस काफी कम है। बैंक्स जो है टेंजिबल एसेट्स प्रेफर करते हैं और स्टार्टअप्स अपने पेटेंट्स को लोन के लिए लेवरेज नहीं कर पाते। उसके अलावा जो एक और चैलेंज है वो है सिस्टम डिलेज और वीक एनफोर्समेंट। IP ऑफिस के अंदर बैकलॉग और ट्रेंड IP जजेस की कमी एनफोर्समेंट को काफी वीक बनाती है। और लास्ट देखते हैं कमर्शलाइजेशन गैप। पेटेंट्स जो है वो फाइल तो हो जाते हैं लेकिन उनको मार्केट रेडी इनोवेशंस में कन्वर्ट करना काफी रेयर होता है। मतलब लोग पेटेंट करवा लेते हैं लेकिन जिस आधार पे पेटेंट होता है वो मार्केट में कभी नहीं आ पाता या काफी रेयर केस के अंदर आता है। अब दोस्तों इसका समाधान क्या हो सकता है उसको देखते हैं। दोस्तों जो नेशनल IPR पॉलिसी है उसको रिव्यू करना जरूरी है ताकि इमर्जिंग ट्रेंड्स जैसे कि AI, बायो इनोवेशन और डिजिटल IP को एड्रेस किया जा सके। IP बेस्ड फाइनेंसिंग को प्रमोट करना होगा। स्टेट्स को भी अपना रोल निभाना होगा। हर स्टेट में IP काउंसिल्स एस्टेब्लिश हो और लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज को टैप किया जाए GI रजिस्ट्रेशन के लिए। एनफोर्समेंट स्ट्रेंथन करना काफी क्रिटिकल है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड IPR कोर्स विद टेक्निकली ट्रेंड जजेस इनकी अर्जेंटली जरूरत है। एक IP फंड क्रिएट किया जा सकता है जो ग्रास रूट्स इनोवेशन, ट्राइबल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ट्रेडिशनल नॉलेज को फोस्टर करे। दोस्तों ग्लोबल कोलैबोरेशन भी काफी जरूरी है। विपो और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी होगी। साथ ही इंडिया को अपने डेवलपमेंट प्रायोरिटीज और IP एनफोर्समेंट के बीच बैलेंस बनाना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए टैक्स रिबेट्स, ग्रांट्स और इनोवेशन लिंक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने होंगे। डिजिटल IP प्रोटेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पायरेसी, साइबर थेफ्ट और ऑनलाइन इन्फ्रिंजमेंट रोकने के लिए स्ट्रॉन्गर साइबर कानून बनाने होंगे। ह्यूमन कैपिटल पर फोकस क्रिटिकल है। PMRF जैसी फेलोशिप एक्सपेंड करनी होगी। यहाँ पे PMRF जो है उसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप। वुमेन इनोवेटर्स और यंग रिसर्चर्स के लिए फास्ट ट्रैक स्पोर्ट इंट्रोड्यूस करना होगा और ब्रेन ड्रेन जो है उसको रोकना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है IPR को लेकर ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।